संडे तो कुछ अलग ही लेवल का क्रेजी था क्योंकि दोपहर में हमने देखा एक एब्सोल्यूट लो स्कोर थ्रिलर मुकाबला, तो शाम को हमें देखने को मिली एब्सोल्यूट थ्रैशिंग। वैसे तो थ्रैशिंग रात में भी हुई है लेकिन उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ नहीं। बस पंजाब किंग्स के होटल में जिनका रूम शशांक भाई के आजू बाजू है उन्होंने ही उसका लाइव टेलीकास्ट देखा है। सुनने में आया 2003 वाला रिकी पॉन्टिंग जाग गया था, स्प्रिंग वाला बैट लेके आया था शशांक भाई के रूम में। शशांक भाई ने फील्डिंग में कल जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना, इसे तो चाह कर भी पाकिस्तानी भी नहीं तोड़ पाएंगे। क्या फील्डिंग थी भाई। I mean, हमने क्रिकेट में अब तक नो लुक शॉट तो बहुत देखे थे, कल पहली बार शशांक भाई ने नो लुक फील्डिंग दिखा दी। बंदा गेंद की तरफ देखा ही नहीं। वैसे इतनी तेज तो हार्दिक भाई अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बदलते जितनी तेज इन दोनों मैचेस के हमने रूप रंग बदलते देखे। दोपहर के मैच में पहली इनिंग का टोटल 155 है तो शाम के मैच में 254। दोनों टीमों के बीच 99 रन का डिफरेंस है। इतने में तो एक आधा टीमें दोनों पारियां खेल लेती हैं। खैर फाइनली केकेआर के फैंस की कह सकते हैं कि भैया केकेआर अब केकेआर से विन हो गई है, क्योंकि फाइनली पहला डब्ल्यू केकेआर को मिल ही गया। बहुत मुश्किल से मिला पर मिल गया। वैसे कुछ लोग केकेआर की इस जीत को देखकर कह रहे हैं वाओ, तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि हाउ कैसे जीत गई केकेआर। अब भैया ये सवाल तो आप जाकर आरआर से पूछो। क्यों भाई आरआर, कैसे गए केकेआर से हार? अगर हर किसी को केकेआर भंडारे में 2 पॉइंट्स देगी तो आखिर केकेआर को 2 पॉइंट का लिफाफा कौन देगा? अब समझ आया कौन देगा। ये केकेआर से हार गया। राजस्थान की हार का दुख एक तरफ, केकेआर से हार का दुख अलग तरफ। और फिर शाम को हमने पंजाबियों द्वारा लखनऊ की जो थ्रैशिंग देखी है भाई, इसको देखकर तो पंत भाई भी कह रहे थे कि आज तो मेरा प्रोग्राम सेट है, आज तो वीडियो भैया स्टेडियम से भी नहीं बनेगी, होटल रूम से ही आएगी लाइव टेलीकास्ट। अबे इतने रन भी न बनाओ कि ये गोयंका हमको पीटने लगे। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो। मेरे को अंदर से एक ही टेंशन था, पंजाब। बिल्कुल सही टेंशन था पंत भाई। हम कहते रह गए कि अदब से हराएंगे और इन पंजाबियों ने अदब की पुड़िया बना दी। लखनऊ में तो बातें ही यही होती थी कि भाई हमारे पास बॉलर्स ही तो हैं। पूरे ऑक्शन में जाकर हमने सिर्फ बॉलर्स ही तो खरीदे थे, उनका भी लिहाज नहीं किया भाई इन पंजाबी दानवों ने। हैदराबाद, राजस्थान और आरसीबी के दानवों की तो हर कोई बात करता है, पर आखिर इनकी अब कौन करेगा? कर ले भाई, ये और खतरनाक है। प्रियांश आर्या एंड कूपर कॉनली, सामने वाले को ऐसा पेलो कि मैच की हाईलाइट हॉटस्टार पे नहीं और ये वाली वीडियो तो इतनी तगड़ी है कि ये तो वायरल है भाई। लिंक मिलेगा जरा। मथुरा वृंदावन होटल पे भैया दोनों भाइयों ने सिरपल ने गोपाल ने 40 रोटी, एक ने खाई है टोटल 80 रोटी। तो क्या यहाँ से कर सकती है केकेआर कमबैक? और जैसा मैंने पहले भी कहा था, क्या आरआर के साथ हो सकता है 2025 में दिल्ली कैपिटल्स वाला खेल? कैसे दिया पंजाब ने लखनऊ को पेल? और क्या ये पंजाब सच में अनस्टॉपेबल है, या फिर ट्रॉफी की नंबर 1 कंटेंडर टीम है, या फिर कोई और ऐसी टीम है जो बिगाड़ सकती है इनका भी खेल? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अब केकेआर के हर मैच की तरह इस मैच में भी हम मान के ही चल रहे थे कि 2 पॉइंट का भंडारा तो होना ही है, लेकिन इस बार तो केकेआर वालों ने बोला आ जाओ बच्चा, कराते हैं भंडारा। केकेआर का भी ठीक है यार, वैसे किसी से नहीं जीत रहे थे और अब जीते हैं तो सीधा उस टीम से जो शुरू के अपने 4 मुकाबले बैक टू बैक जीत के आ रही थी। एंड इस मैच में केकेआर के लड़कों ने स्टेप अप किया, परफॉर्मेंस पुटअप की और स्पेशली इनके गेंदबाजों ने काफी हद तक एक कंप्लीट परफॉर्मेंस डिलीवर की है। शुरू में तो आपत्ति और विपत्ति राजस्थान के दोनों ओपनर्स ने काफी अच्छी शुरुआत की थी और इनफैक्ट अच्छे तरीके से एक्सलरेट भी किया, लेकिन जैसे जैसे इनिंग आगे प्रोग्रेस हो रही थी हमें समझ में आ रहा था कि ये टिपिकल ईडन गार्डन की पिच नहीं है, ये थोड़ी सी स्लो है, यहाँ पर भैया गेंदें फंस रही हैं और इतना आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए रन बनाना। और क्रैक्स पर जाकर आप आंकड़े देखिए तो समझ में आ जाएगा कि अगर जायसवाल भाई 134 और वैभव भाई 164 के स्ट्राइक रेट से पारी अपनी खेल रहे हैं तो समझ लो भैया कि पिच में कुछ तो लोचा है। वैभव सूर्यवंशी विद 46 ऑफ 28 डिलीवरीज अगेंस्ट केकेआर एट द ईडन। इस पर एक भाई ने रिप्लाई किया, टू स्लो, आवर चाइल्डहुड हीरो इज गेटिंग ओल्ड। ओल्ड तो हो रहा है भाई, 14 साल से 15 साल का हो गया। मेरे लिए वैभव की इस पारी का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि लास्ट मैच में अर्ली ऑन डिसमिसल के बाद वैभव ने इस पारी में मैच्योरिटी दिखाई। इनफैक्ट काफी गेंदें डिफेंड की और काफी अच्छे से स्ट्राइक भी रोटेट की। अब डेफिनेटली 15 साल के बच्चे के लिए मैच्योरिटी जैसा शब्द यूज करना सही लगता नहीं, बट जो है वो है। और वैसे भी इस आईपीएल मैच्योरिटी बच्चे ही दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़े तो भैया कामचोर ही हैं, फिर चाहे आरआर के हों या सीएसके के। आरआर's बैटिंग लाइनअप इज ट्रेस विदाउट 15-year-old सूर्यवंशी। सीएसके's बैटिंग लाइनअप इज ट्रेस विदाउट 18-year-old मात्रे। बैन ब्रोस डिपेंडेंट ऑन किड्स। एक बंदे ने इस पे कमेंट किया है, शुड बी बैंड अगेन फॉर चाइल्ड लेबर। अरे क्या। ईडन गार्डन की कठिन पिच पर दोनों ओपनर्स ने राजस्थान को काफी अच्छी शुरुआत दिलाई थी और इनफैक्ट 81 की पार्टनरशिप कर दी थी ऑफ जस्ट 52 डिलीवरीज, थैंक्स टू अरोड़ा साहब एंड कैमरन ग्रीन की मेहरबानी वाली गेंदबाजी। क्या देख रहा है, इतने पैसे लिए तो सर्विस भी तो ज्यादा टाइम के लिए दूंगा। बिल्कुल भाई, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, 6 गेंद को 12 गेंद का ओवर बनाते जाओ। पर भाई इसके बाद केकेआर इंट्रोड्यूस करती है अपने स्पिनर्स और उसके बाद जो हमने भैया राजस्थान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट देखी है ना,
पीक टेस्ट क्रिकेट चल रही थी, वो भी ड्रॉ के लिए। मीट 12th मैन ऑफ केकेआर रियान पराग स्कोर्ड 14 of 12 विद बैट, बोल्ड 1 over ahead of जडेजा एंड गिवन 10 runs. जडेजा ओनली बोल्ड 3 overs for 8 runs एंड टुक 2 wickets टुडे। रियान भाई पूरे सीजन अपनी बैटिंग से तो हग रहे थे, लेकिन अभी उतना भी उनके लिए काफ़ी नहीं था, तो इस मैच में अपनी कप्तानी स्किल्स भी दिखा दी। आई मीन यार, जडेजा इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा था और एक चांस था कि अगर एक आधा विकेट और लेता तो ये मैच पूरी तरीके से पलट जाता। आपने उनका ओवर का कोटा पूरा ही नहीं किया और ब्रिजेश भाई पर आपने ट्रस्ट किया। चलो ठीक है, आप यंगस्टर पर भरोसा करके उन्हें डेथ ओवर्स की गेंदबाजी दे रहे हो, पर आपके पास नांद्रे बर्गर का भी ऑप्शन अवेलेबल था। आई मीन कुछ ऐसे कॉल्स लिए रियान भाई ने जो थोड़ा कम समझ आए। खैर, कप्तानी तो चलो अपनी जगह है, पर मैं तो रियान भाई के स्टैट्स देख रहा था ओवर द ईयर्स आईपीएल परफॉर्मेंस को लेकर, और भाई मैं ये आंकड़े देखकर कंप्लीटली शॉक हो गया। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप भी बिलीव नहीं करोगे कि इस तरीके के रियान पराग के स्टैट्स हैं। आपके जहन में ऐसा ही होगा कि ही हैज़ गॉट मच बेटर स्टैट्स, बट रियलिटी ये है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए 2019 से 2026 तक रियान पराग ने खेला है, और अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2019 में ही स्कोर्ड 160 रन, 2020 में 86 रन, 2021 में 93 रन, 2022 में 183 रन, 2023 में 78 run. Then came the big season of 2024 where he scored 573 runs. 2025 में भी 393 बनाए और फिर 2026 में 61 so far. जिसका मतलब यह है कि अगर आप क्रिक्स पर आंकड़े देखो तो ओवरऑल 78 पारियां इन्होंने आईपीएल में खेली हैं और इनकी एवरेज 25 की और स्ट्राइक रेट 141 का है। इनफैक्ट अगर आप रियान की लास्ट 14 इनिंग्स भी उठाकर देखोगे तो ही हैज स्कोर्ड 130 रन, एवरेज है 10 की और स्ट्राइक रेट है 95 का, और इनफैक्ट पिछली 14 पारियों में 20 रन भी नहीं क्रॉस किया है रियान ने। भाई एज अ यंग कैप्टन एंड द लीडर ऑफ द टीम ये बहुत ही ज़्यादा अंडरवेलमिंग स्टैट्स हैं, और इनफैक्ट अब तो ऐसा लग रहा है कि खेल कैप्टनसी कोटा का ही चल रहा। आई मीन मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि रियान के ऐसे स्टैट्स हैं। मुझे अभी तक ऐसा फील आता था कि भाई वो नॉन बियर्ड वाला रियान वो थोड़ा सा नटखट सा था, ये जो बियर्ड वाला सीरियस रियान है ना, इसके आंकड़े तो बड़े तगड़े हैं, बट अब तो ऐसा लगता है कि वो भी बस 1.5 सीजन वंडर है। बियर्ड वाले रियान का भी घी खत्म सा लग रहा है। अब रियान भाई की परफॉर्मेंस देखकर शायद आप कहोगे कि ये तो भैया नाम बड़े दर्शन छोटे डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन राजस्थान में ना ऐसे खिलाड़ियों की कमी नहीं है। एक आते हैं, वो हैं जी बड़े दर्शन छोटे वाले शिमरॉन हेटमायर, वो भी रियान भाई की आउट ऑफ फॉर्म वाली फॉर्म को तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। फिनिशर शिमरॉन हेटमायर इन अनदर सीजन ऑफ फिनिशिंग आरआर स्कोर्ड माउथ वाटरिंग 15 ऑफ जस्ट 18 बॉल्स विद अर्थ शैटरिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 83। पराग एंड हेटमायर प्लेइंग फॉर ड्रॉ और व्हाट। इसी खुशी में आपके लिए मिठाई लेकर आया हूं भाई साहब, वो मीठा कीजिए ना वो मीठा, अरे कीजिए ना। दिस मोटीगान गेट्स पेड 10+ करोड़ फॉर डूइंग दिस छोट भांगड़ा। दो हैं, एक पूरन भाई और एक हेटमायर भाई, जी बड़े दर्शन छोटे, और दोनों ने कल तबाही मचाई है। राजस्थान के साथ जिस बात का डर हमें शुरू से था, एग्जैक्टली इस मैच में वही होता है। बहुत ही गंदा हगा उनके लोअर डाउन दी ऑर्डर वाले बल्लेबाजों ने, और स्पेशली वही बात है कि 2026 में अगर आपके लिए फिनिशर के तौर पर रविंद्र जडेजा आते हैं तो देखिए भैया आप वैसे भी डूम्ड ही हो। और राजस्थान की इस मैच की कहानी ऐसी ही थी। एक अच्छी शुरुआत को पूरी तरीके से टीम ने बॉटल कर दिया और बनाए सिर्फ 155, जो कि डेफिनेटली सामने वाली किसी भी टीम के लिए एक आसान चीज़ होनी चाहिए थी। भले फिर ईडन गार्डन की पिच थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन क्योंकि सामने केकेआर थी तो मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि राजस्थान इसे डिफेंड भी कर सकता है, और ऑलमोस्ट कर भी लिया था। क्रेडिट यार केकेआर के गेंदबाजों को भी मिलना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से थिंग्स को पुल बैक किया। स्पेशली इनके स्पिनर्स और वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में आ गए, ये केकेआर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका आउट ऑफ फॉर्म होना इस टीम के लिए बड़ा कंसर्न था। और स्पेशली भाई जिस तरीके से कार्तिक त्यागी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बंदे को क्या हो गया है भाई। गॉड रियलाइज्ड ब्रेट ली इज गेटिंग ओल्ड, सो ही क्रिएटेड कार्तिक त्यागी। केकेआर इस चेस को स्टार्ट करती है और पहली ही गेंद पर टिम साइफर्ट भाई डगआउट में जाने के लिए एग्जिट वॉक शुरू कर देते हैं। आई मीन जोफ्रा आर्चर एंड हिज कंसिस्टेंसी ऑफ पिकिंग विकेट ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल। क्रैक सोशल पर मैं ऐसे ही सर्फ कर रहा था तो मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम इन 19 ईयर्स ऑफ आईपीएल हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि किसी एक बंदे ने अपने 3 मैचेस में लगातार पहली ही गेंद पर सामने वाले बल्लेबाज को आउट कर दिया। एंड जोफ्रा आर्चर नाउ डिड इट अगेंस्ट आरसीबी, हैदराबाद एंड केकेआर बैक टू बैक। पहली बॉल पे मेरे सामने मत आया करो। बताओ यार, साइफर्ट के लिए केकेआर ने फिन एलन को ड्रॉप कर दिया। फिन एलन भाई भी कहते हैं कि ये जो साइफर्ट खेलता है इसकी हाईलाइट तुम लोग भेजते क्यों नहीं हो, ये 1 सेकंड का जीआईएफ क्यों भेजा है, क्योंकि बस पारी ही 1 सेकंड की होती है। खैर, अब टिम साइफर्ट पहली गेंद पर आउट हो गया था तो डेफिनेटली केकेआर के कप्तान को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस कोलैप्स की। दूसरी गेंद पर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे व्हाट अ बिलीवेबल प्लेयर, स्ट्रीट्स विल फॉरगेट, स्टॉपेबल ऑन हिज डे, डज द थिंकेबल, अ मस्ट अनसी प्लेयर। यार अब तक तो मैं रहाणे भाई को इतना डिफेंड भी कर लेता था कि कम से कम केकेआर के लिए वो रन तो बना रहे हैं, अब तो आप रन भी नहीं बना रहे हो, अब मैं क्या डिफेंड करूंगा। रहाणे सर 2 लोग टीम में फिट नहीं बैठ रहे। नायर कौन, रहाणे, हम दोनों। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है कल टीवी पर देख लेना, अजिंक्य रहाणे O2।
देख लिया भाई सबने। 156 की चेज में केकेआर 5 रनों पर 2 विकेट गंवा देती है और जिस तरीके से अंगकृष रघुवंशी भाई भी रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर के नक्शे कदम पर चलते हुए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि केकेआर इस चेज को भी बॉटल अप करेंगे। लेकिन इसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन, और कैमरन ग्रीन भाई देखो हिसाब का बड़ा पक्का है। भाई ने बॉलिंग करते हुए 2 ओवर में 27 खाए थे, तो भाई साहब ने अपनी बैटिंग से भी 13 गेंदों में 27 बना दिए, नेट कंट्रीब्यूशन 0 कर दिया। खैर इसके बाद भी केकेआर के क्विक इंटरवल्स में विकेट गिरती रहती हैं और एक स्टेज पर केकेआर 70 for 5 हो गया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब फिर से रिंकू और रमनदीप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कर जाओ, इतने क्रिटिसाइज हो रहे हो, कुछ कर जाओ। रिंकू भाई ने तो मन बना लिया था, पर रमनदीप भाई अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ने को तैयार ही नहीं है। यू आर मोस्ट लाइकली टू सी अ डायनासोर इन 2026 देन वॉच लॉर्ड रमनदीप प्ले अ मैच विनिंग नॉक। रमनदीप के आउट होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि केकेआर ये मुकाबला भी डुबाने ही वाली है, लेकिन इस बार रिंकू साहब ने अनुकूल के साथ मिलकर स्टेप अप किया। फाइनली भाई ऐसा लग रहा है कि हमारा गरीब रिंकू वापस आ गया है। I mean, रिंकू गरीब नहीं हुआ है, पर गरीब टाइप वाला रिंकू जरूर आ गया है। घर जाकर यश भाई वाली इनिंग्स देखकर आया था। आपने बोला था ना गरीब रिंकू से सीख कर आ, मैं गरीब रिंकू से सीख कर आया हूँ। मालिक आ गया, होश, इसको होश आ गया, देखो आंखें खोल खतरा है। भाई मुझे तो लगता है कि रिंकू भाई ने अपनी प्रॉपर्टी दान वान कर दी और उसी का फल उनको मिला। भाई इतनी आसान सी कैच ड्रॉप हुई नांद्रे बर्गर से, जो एक्चुअल में मैच का डिफरेंस बना, क्योंकि अगर उस स्टेज पर रिंकू सिंह भी आउट हो जाते ना तो ये मैच डेफिनेटली खत्म हो जाता। लेकिन वहां पर रिंकू सिंह की कैच ड्रॉप होती है और फिर वो अनुकूल के साथ मिलकर एक मैच विनिंग पार्टनरशिप करते हैं और केकेआर को फाइनली मुकाबला जिताते हैं। भाई इसी रिंकू की तो हमें दरकार है। यही तो वो रिंकू है जिसे हम जानते हैं, जो अंडर प्रेशर आता है और परफॉर्म करता है, अपना समय लेता है पर परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। और इस मैच में वो किया। अनुकूल ने बहुत अच्छा साथ निभाया। जिस तरीके से वो एक छक्का जब मारा था उन्होंने, आई थिंक वो इक्वेशंस कुछ फंस रही थी, डाइसी सी थी, उसने काफ़ी हद तक प्रेशर रिलीज़ किया और फिर लास्ट ओवर में रिंकू ने आसानी से इस मैच को फिनिश किया। अब डेफिनेटली रियान भाई की कप्तानी पर सवाल उठ सकता है कि भाई जब जडेजा का 1 ओवर था, उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी, तो उनके ओवर क्यों नहीं पूरे कराए? नांद्रे बर्गर से लास्ट ओवर क्यों नहीं कराया? क्यों आप ब्रिजेश के साथ चले गए? बट वही बात है कि भाई अब हो गया तो हो गया। केकेआर को 2 अंक मिल गया। इसके बाद भाई साहब जो शाम का मैच था, इसको तो मैच कहो ही मत भाई, इसको तो असॉल्ट घोषित करो, इसकी कंप्लेन कराओ। लखनऊ वाले कह रहे हैं भाई ये अदब वाली बात थी, पर इसमें अदब जैसा कुछ हमें नज़र आया नहीं। अदब की आपने पुड़िया बनाई है और कहाँ कहाँ डाली है ना, उसका दर्द अब पंत भाई को झेलना पड़ेगा गोयनका साहब से। आई मीन क्या किया यार ये पंजाब ने। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पंजाब टीम के लिए जो सबसे इन फॉर्म बल्लेबाज थे प्रभसिमरन, वो भाई पहली गेंद पर आउट हो गए। उनका बतक था और उसके बाद ये टीम 254 बना देती है। क्रेजी भाई, कैसे कर रहे हो तुम लोग ये? प्रियांश आर्या की इस मैच की पारी ने मेरे जहन में ये बात डाली कि भाई हम बहुत बातें करते हैं ना अभिषेक की, वैभव की, जायसवाल की, बट हम प्रियांश आर्या की क्यों बात नहीं करते? हम इस यंगस्टर को क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रहे? बिकॉज ही हैज़ बीन एज गुड एज अदर यंगस्टर्स इन अदर टीम्स। हो सकता है कि दूसरी टीमों का फैन बेस ज़्यादा हो, या फिर शायद लोग उनसे ज़्यादा रिलेट कर रहे हो, या फिर उनका पीआर ज़्यादा बेटर चल रहा हो, बट भाई प्रियांश आर्या ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और इस बंदे को कब क्रेडिट मिलेगा? आई मीन पंजाब किंग्स में हम श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, एंड नो डाउट ही ऑल डिजर्व्स दैट, बट व्हाट अबाउट दीज यंगस्टर्स जो उस टीम के लिए, जो उनके कप्तान के लिए लगातार परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं, और उसी में से एक है प्रियांश आर्या। भाई दिस वाज वन हेल ऑफ अ क्रेजी इनिंग। आई मीन 37 गेंदें, 93 रन, 251 का स्ट्राइक रेट। कौन मारता है इतना भाई? इतना तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए। और सच कहूं तो प्रियांश और कूपर कॉनली की इस पारी में जो मुझे सबसे बड़ी खासियत लगी ना, वो ये थी कि भाई इन दोनों के अंदर 1% भी ग्रीड नहीं थी अपनी सेंचुरी को लेकर। हमने बहुत से खिलाड़ियों को देखा है जो भाई 90s पर आने के बाद अचानक से स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सेंचुरी बनानी होती है। इन बंदों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हम 80 पे हैं, 90 पे हैं। जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे उसी इंटेंट से खेला, सिर्फ अपनी टीम के गोल को देख रहे थे, एंड इस चीज़ के लिए तो मैं स्पेशल तारीफ करूंगा। बाकी पारी तो जो थी वो तो थी ही भाई, वो तो कसाई नुमा थी। प्रियांश आर्या इन एवरी मैच एंटर्स, हैमर्स नॉन स्टॉप, पुट पंजाब किंग्स इन डोमिनेटिंग पोजीशन, लीव्स। और भाई मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है पंजाब किंग्स की इस पूरी पारी को डिफाइन करने के लिए। बस इतना पता है कि जो आया है वो बजाया है। बस एक्चुअली में जो 2 सबसे इन फॉर्म प्लेयर थे पंजाब के, प्रभसिमरन एंड श्रेयस अय्यर, उनको छोड़कर, और इनफैक्ट ये चीज़ तो और भी ज़्यादा बताती है कि इस टीम के अंदर कितनी ताकत है कि इनके 2 सबसे प्रमुख इन फॉर्म प्लेयर्स अगर नहीं चल रहे हैं, दे आर नॉट स्कोरिंग एनी रन्स, स्टिल आप 254 बना रहे हो। अगर वो चले होते तो कितना बनाते भैया? अरे वो तो भला हो प्रिंस भाई का, जो एक्चुअली में एलएसजी के पूरे बॉलिंग वाले कोयले के खदान में कोहिनूर निकले। आई मीन एक तरफ पंजाब किंग्स 254 बना रही है और दूसरी तरफ एक बंदा अपने 4 ओवर के स्पेल में 25 रन देकर 2 विकेट ले रहा है। आई मीन इतनी मार कुटाई तो हमने कम ही देखी है, लेकिन जब आमतौर पर ऐसी मार कुटाई होती है तो किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा जाता, अनटिल एंड अनलेस कि आप बुमराह के लेवल पर हो।
पर भाई इस मैच में सबको पेला गया है, और ऐसा पेला गया है कि किसी की इकॉनमी 14 है, 10.8 है, 14 है, 15.3 है, 11.7 है, 32 है एडन मार्करम की। अनसन तो ठीक है लेकिन मुंह की छुपा रखा। 72 रन खाए थे इन्होंने, ज्यादा बुरे भी ना, 4 ओवर में 72 रन, 1 ओवर में। और वहां पर प्रिंस यादव आते हैं, अपने 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं, 25 रन देते हैं, 2 विकेट लेते हैं विद एन इकॉनमी ऑफ 6.2, लोएस्ट इकॉनमी इन एन आईपीएल मैच वेयर अपोनेंट स्कोर 250+। 5.8 भुवी वर्सेस आरसीबी 2013, 6 सुनील नारायण वर्सेस पंजाब किंग्स 2024, 6.3 प्रिंस यादव वर्सेस पंजाब किंग्स 2026। दीज आर अनबिलीवेबली इंप्रेसिव नंबर्स। मैं ना होता तो ये बेन स्टोक 400 पार करवा देते। क्रैक सोशल पर भी प्रिंस की काफी तारीफ हुई और लोगों ने लिखा द फाइंड ऑफ आईपीएल 2026 प्रिंस यादव। और इनफैक्ट अगर आप आईपीएल 2026 को एक बड़े पैमाने पर देखोगे ना, तो एक चीज जो लोग थोड़ी सी अननोटिस कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा पॉजिटिव अगर इंडिया को मिल रहा है इस साल के आईपीएल से, तो वो है हमारा बैकअप पेस रिसोर्स। आई मीन बैटर्स तो हमें ऑलरेडी बहुत सारे मिल रहे हैं और नेक्स्ट लेवल के मिलते हैं, बट इस बार पेस रिसोर्सेज भी भाई तगड़े आ रहे हैं। फिर चाहे वो प्रिंस यादव हो, चाहे कार्तिक त्यागी हो, साकिब हुसैन हो, अशोक शर्मा हो, गुरजपनीत हो, प्रसिद्ध कृष्णा अपनी फॉर्म लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, अंशुल कंबोज ने अच्छा डेवलपमेंट दिखाया। इनफैक्ट नीतीश कुमार रेड्डी ने सडनली अपनी पेस स्पीड अप कर ली है भाई, और मोहसिन अच्छे नजर आ रहे हैं, विजय कुमार वैशक हैज़ बीन इन अ रियली गुड फॉर्म। तो इंडियन पेस अटैक इज़ ट्रूली ग्रोइंग। और आईपीएल से एट द एंड ऑफ द डे आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? यही तो करते हो ना कि खिलाड़ी ग्रो होंगे, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड दे विल परफॉर्म एंड दे विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप इन इंडियन क्रिकेट, जहाँ पर वो जाकर और बड़े लेवल पर परफॉर्म करेंगे। एटलीस्ट हमारा पेस रिसोर्स तो तैयार हो रहा है उस लेवल के लिए। अब डेफिनेटली 254 का टारगेट तो वैसे भी चेज होना नहीं था, और जिस तरीके की लखनऊ की बल्लेबाजी है या इन्होंने बैटिंग की है, डिजर्व भी नहीं करते थे चेस करना। आई मीन दिस इज लिटरली रिडिकुलस एंड अनबिलीवेबल कि आप 250+ का टारगेट चेस कर रहे हो और आपके ओपनर मिचेल मार्श आकर 28 गेंदों पर 40 बना रहे हैं 142 के स्ट्राइक रेट से। भाई साहब तो कुछ डिलीवरीज इस तरीके से लीव कर रहे थे मानो ये मैच मुल्लनपुर में नहीं बल्कि मेलबर्न में चल रहा हो और ये कोई T20 नहीं टेस्ट मैच हो। और फिर मुझे तो ये लॉजिक समझ में ही नहीं आया कि आपने इस मैच में आयुष बदोनी के साथ ओपन क्यों किया। भाई पिछले सीजन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या था? तुम्हारे ओपनर्स मार्करम एंड मार्श। क्यों पीछे पड़े हो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए? अब भले ऋषभ पंत ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया कि ये तो हम पहले से डिसाइड करके आए थे, मैच से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट भाई मत ही लिया करो पहले से डिसीजंस, क्योंकि संजीव गोयनका साहब ने भी ना पहले से ही डिसीजन लिया था आपको टीम में लाने का। बहुत से एनालिस्ट ने उनसे बोला कि मत खरीदो, पर नहीं माना। कभी कभी मान लेनी चाहिए। खैर इसके बाद ऋषभ और माकरम भाई ने थोड़ी बहुत पारी खेली और निकोलस पूरन ने अपनी आला फॉर्म कंटिन्यू करते हुए जी बड़े दर्शन छोटे वाली एकेडमी में फिर से एडमिशन कराया। एंड इनफैक्ट 2026 आईपीएल के ओवरऑल रिकॉर्ड्स कहते हैं 6 इनिंग्स 51 रन्स, 19 की हाईएस्ट स्कोर, 8.5 का एवरेज एंड 79 का स्ट्राइक रेट। 21 करोड़ ले रहे हैं निकोलस पूरन भाई गोयनका साहब से, और फिर तुम लोग कहते हो कि गोयनका साहब गाली देते हैं। अगेन अब इस चीज़ में कोई दम तो था नहीं, पर भाई दम बहुत दिखाया हमारे हिम्मत भाई ने, जिन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलने का फैसला किया, वो भी एक गेंद। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि हिम्मत सिंह को आप अब तक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रखते थे। टेक्निकली 3-4 मैचेस उनके हो गए, पर अभी तक बैटिंग आई नहीं थी, और इस मैच में बैटिंग आई है तो उस बंदे को एक गेंद मिली। ये बंदा तो स्पेशल जस्टिस डिजर्व करता है भाई लखनऊ की तरफ से। एक गेंद इस चीज़ में क्या करता बेचारा वो यार। खैर अगर कर जाते शशांक भाई थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग, तो ये जो मार्जिन अभी आपको 54 रन का दिख रहा है, ये 74 के आसपास दिखता। पर चलो भैया, पंजाब किंग्स ये मैच 54 रन से जीत गया, अपने नेट रन रेट को बूस्ट कर लिया, और लखनऊ ने जो किया है भाई छोड़ो। लखनऊ के अगेंस्ट जीत के साथ श्रेयस अय्यर के एरा में एक और ऑरा ऐड कर लिया है पंजाब किंग्स के कप्तान ने, बिकॉज ही हैज़ बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन आईपीएल हिस्ट्री जो अपनी टीम को फर्स्ट 6 गेम्स में किसी भी आईपीएल सीजन में अनडिफीटेड रखे हैं। एक भी मुकाबला पंजाब किंग्स अभी तक हारा ही नहीं है, और जिस तरीके से खेल रहे हैं भाई साहब, इनके हारने के चांसेस कम ही नजर आते हैं। वैसे नो डाउट पंजाब का एक अनरियल ऑरा क्रिएट हो चुका है श्रेयस भाई के साथ, लेकिन अगर आपको आरसीबी के ऑरा के बारे में थोड़ा सा फ्लेक्स करना है ना, तो बस इतना कहूंगा कि अगर लास्ट 19 मैचेस आप उठाकर देखेंगे तो पंजाब किंग्स ना उसमें से सिर्फ 4 मैचेस हारी है, जिसमें से एक आया था आरआर के अगेंस्ट और 3 आए हैं आरसीबी के अगेंस्ट। तो जो बड़ी चर्चा चल रही है कि आखिर पंजाब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, और डेफिनेटली ट्रॉफी सबसे ज्यादा इस बार पंजाब किंग्स ही डिजर्व करती है। दे डिजर्व दैट ट्रॉफी एंड आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। कौन सी टीम उन्हें रोक सकती है, जो ये सवाल चल रहा है, अगर उसका जवाब आपको चाहिए तो मे बी ये जो स्टैट है वो थोड़ा सा आंसर कर सकता है। खैर सच कहूँ तो मेरे लिए पंजाब की जीत की खुशी तो अलग है, पर भाई मेरे लिए ना जो सबसे ब्यूटीफुल थिंग है वो है प्रीति जिंटा की खुशी। अब आप कहोगे कि अरे उत्कर्ष भाई आप फिर से वो लड़की वाली बात करने लगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वे। लिटरली भाई प्रीति जिंटा को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि बहुत समय तक पंजाब किंग्स ने स्ट्रगल किया है, पर ये हमेशा शो अप होती थी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, हमेशा ग्राउंड आए, हर सीज़न आए, टीम हर सीज़न हारे जाए,
पर अपनी टीम के साथ खड़ी रहती थी। हर सीज़न इस होप के साथ आती थी कि मे बी दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सीज़न। भाई जिंटा मैम ने अनरियल डेडिकेशन और अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है इस टीम में, और इसीलिए जब आज पंजाब सक्सेस की इतनी ज़्यादा हाइट को छू रही है तो प्रीति जिंटा की वो खुशी देखकर ना बड़ी खुशी होती है और लगता है कि यार जीत लो पंजाब एक ट्रॉफी, जिंटा मैम के लिए जीत लो, बिकॉज शी डिजर्व्स इट। खैर भैया टीम तो जैसी अंबानी साहब ने बनाई है, डिजर्व तो अंबानी साहब भी करते हैं ट्रॉफी, पर डिजर्व करने से कहानियां कहाँ चल रही हैं। अब जीटी और एमआई के बीच अहमदाबाद में आज मुकाबला खेला जाएगा और आप सबको पता है कि भाई अहमदाबाद में ना जीटी के आंकड़े बड़े अच्छे रहते हैं, थैंक्स टू शुभमन भाई। अब तो केकेआर ने भी कमबैक कर लिया, अब कब खून खोलेगा रे तेरा एमआई। नहीं होएगा, एक और टाइम। देखिए भैया खून खोलाना है ना तो यही सबसे बड़ा मंच है आपके लिए, क्योंकि अहमदाबाद में वैसे भी आपके आंकड़े बहुत खराब हैं। इनफैक्ट पिछले 4 के 4 मुकाबले जो आप अहमदाबाद में गुजरात से खेले हैं, हर मैच गुजरात ने जीता है। अब इस मैच में ब्लैक सॉइल पिच यूज़ होगी, लेकिन ये मत सोचना कि ब्लैक सॉइल पिच यूज़ हो रही है तो रन्स नहीं बनेंगे। 200 प्लस डेफिनेटली लोडिंग है, स्पेशली जिस तरीके की दोनों टीमों की बैटिंग कैपेसिटी है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चेस करने वाली टीम को तगड़ा एडवांटेज होने वाला है, और अगर गुजरात चेस करेगी तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू विन दिस गेम। फेवरेट्स कौन है? गुजरात है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि क्रैक्स का प्रेडिक्शन मीटर तो यहां पर एमआई को 53% के साथ फेवरेट बता रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात इस मैच में फेवरेट है और वो जीत सकती है। और अगर ऐसा होता है तो एमआई का तो फिर बेड़ा गर्क हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा ये मुकाबला? मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और भाई सब्सक्राइब कर दो, बहुत जरूरी है। क्रैक्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।